धमाके को लेकर मंत्रिमंडलीय रक्षा समिति की बैठक आज शाम पीएम की अध्यक्षता में होगी। ये महत्वपूर्ण मीटिंग वहीं कैबिनेट की बैठक से पहले होगी सीसीएस की बैठक। वहीं भूटान से लौटते ही पीएम मोदी करेंगे मीटिंग। शाम 4:30 बजे होनी है केंद्रीय कैबिनेट की यह महत्वपूर्ण मीटिंग। तो देखिए, पीएम मोदी भूटान के दौरे पर थे और आते ही अब वे महत्वपूर्ण मीटिंग करेंगे। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था उसको लेकर आज शाम 5:30 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक की जाएगी। तो बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट, आज शाम पीएम की अध्यक्षता में होगी ये महत्वपूर्ण बैठक और कैबिनेट की बैठक से पहले होगी सीसीएस की महत्वपूर्ण बैठक। तो भूटान से लौटते ही पीएम मोदी ये महत्वपूर्ण मीटिंग करेंगे। शाम 5:30 बजे होनी है ये मीटिंग। और अधिक जानकारी के लिए हमारे डिप्टी न्यूज एडिटर अवनिंद्र जुड़ चुके हैं। अवनिंद्र, देखिए, अब कमान संभालेंगे पीएम मोदी, उनकी अध्यक्षता में होगी महत्वपूर्ण मीटिंग। क्या कुछ खास होने वाला है और क्या कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं इस मीटिंग में, जानकारी दें। देखिए, स्नेहा, जिस तरीके का ये ब्लास्ट हुआ है और उससे जुड़ी जो घटनाएं सामने आ रही हैं और जानकारी आ रही है, उससे स्पष्ट होता है कि बड़े आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा था। ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली में हुई एक घटना राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है और उसी लिए कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी सीसीएस जो है उसकी आज बैठक होनी है। और ये घटना उस समय हुई जब देश के प्रधानमंत्री पड़ोसी राज्य भूटान में एक मित्र यात्रा पर थे। जब आज इसके बाद यहाँ पर लौटेंगे तो सबसे पहले कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की बैठक होगी। जाहिर है इस घटना के मद्देनजर उसकी महत्ता और ज्यादा बढ़ जाती है और इस घटना और इससे जुड़े तमाम तंत्र के ऊपर यहाँ पर जो जानकारी है, तो कल हमने देखा किस तरीके से गृहमंत्री अमित शाह ने चार्ज संभालते हुए जो जिम्मेदारी है एनआईए को दी। तो कल से लेकर अब तक जो घटना हुई है उन तमाम की जानकारी जो है कैबिनेट के तमाम सदस्यों के साथ साझा की जाएगी, चर्चा की जाएगी कि आगे की रणनीति इस पर क्या रहने वाली है। हमने देखा था कि पिछली बार जब देश पर आतंकी हमला हुआ था उसके बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को सामने लेके आए थे और युद्ध की स्थिति यहाँ पर बनती दिखाई दी। परंतु अब जब ये घटना हुई है उसके बाद एक अंदर है देश के अंदर ही फैल रहे व्यापक मॉड्यूल का पता लगाया, तो जाहिर तौर पर अब कुछ कड़े कदम यहाँ पर इसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में लिए जा रहे हैं। जी अवनिंद्र, मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि देखिए, घटना के बाद दिल्ली की अभी फिलहाल स्थिति क्या बनी हुई है, क्योंकि देखो लोगों में अभी भी दहशत का माहौल तो बना हुआ है। जाहिर है ऐसी घटना का जो उद्देश्य होता है आतंकियों का, वह होता है कि समाज के अंदर एक भय व्याप्त किया जाए। ये आतंक की जो स्थिति वे पैदा करना चाहते हैं और आम जो जन है उसे प्रभावित करना चाहते हैं, जो आम जीवन है, जनजीवन है, उसे प्रभावित करना चाहते हैं। परंतु भारत जो है एक मजबूत राष्ट्र है और हम पहले भी आतंकवाद की त्रासदी का एक लंबा दौर जो है वो झेल चुके हैं। न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के अन्य शहरों में भी, जयपुर और हैदराबाद जैसे शहरों में भी आतंकवाद का दंश महसूस किया जा चुका है। परंतु हमने देखा है कि भारत के जो नागरिक हैं वह इन चीजों को तथा अपने जो कामकाज है और अपने जो स्वास्थ्यपूर्ण जीवन है उस पर तुरंत लौट सकते हैं। दिल्ली जो है वह फिर से एक बार रफ्तार पकड़ रही है। जाहिर है इस घटना को लेकर लोगों के मन में कुछ रोष भी है, कुछ दुख भी है और कुछ भय भी है। परंतु फिर भी दिल्ली का जो कार्य है वह सुचारू रूप से चल रहा है। वही जो जांच एजेंसियां हैं वह भी अपने स्तर पर इस पर काम करेगी, जिसके बारे में हम आगे और जानकारी भी देंगे। तो जांच एजेंसियों का भी काम अपनी ओर चल रहा है। वहीं अगर घटना स्थल की बात करें तो वहां से 9 को हटा दिया गया है। जो घायल हैं उनका इलाज जारी है। हालांकि मृतकों की जो संख्या है वह अब बढ़कर 12 हो गई है। 2 ने उपचार के दौरान और हो गया। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा दंश है और जिन परिवारों में क्षति हुई है उनके लिए ये एक अस्वर्णीय घटना मैं यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगी। मैं ये पूछना चाहूंगी कि जिन लोगों की इस हादसे में मौत हुई है, जो हादसे में घायल हुए हैं, उनको लेकर कुछ राहत भरी योजनाओं का मतलब शुरुआत की गई है सरकार द्वारा, कुछ बोला गया है उनको? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री की जो ऑफिस है उसके द्वारा इसके बारे में घोषणा पहले की जा चुकी है। राज्य भारत सरकार और वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से आर्थिक जो सहायता है उसकी घोषणा की जा चुकी है। वहीं जो प्रमुख कार्य है वहाँ पे ये है कि सबसे पहले बचाव कार्य, तो जो घायल थे उनको उसी वक्त एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया और तमाम सरकार के अधिकारियों ने और डॉक्टर प्रशासन के साथ मिलकर सुनिश्चित किया कि उन्हें बेहतर से बेहतर सुविधा मिल जाए। अब जो
प्रभावित परिवार हैं उनके पुनर्वास का कार्य है। तो आज जब कैबिनेट की बैठक होगी तो ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि कोई स्पेशल पैकेज, राहत पैकेज उनके लिए घोषणा कर दी जाए। हालांकि उससे पहले जो प्रधानमंत्री सहायता कोष है उससे इनके लिए एक पैकेज की घोषणा की जा चुकी है, परंतु उससे भी अतिरिक्त आज घोषणा देखी जा सकती है। जी, धन्यवाद अमनिंद्र, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आज महत्वपूर्ण मीटिंग की जाएगी पीएम मोदी की अध्यक्षता में। आज शाम 4:30-5 बजे ये महत्वपूर्ण मीटिंग होगी। दिल्ली कार ब्लास्ट की जांच अब तेज हो गई है। एक और डॉक्टर हिरासत में लिया गया है। बता दें कि डॉक्टर तजमुल अहमद मलिक से पूछताछ फिलहाल जारी है। वहीं डॉक्टर तजमुल जम्मू कश्मीर के कुलगाम का रहने वाला है। श्रीनगर के SHMS अस्पताल में काम करता है डॉक्टर तजमुल। वहीं धमाके वाली जगह से 2 जिंदा कारतूस मिले हैं FSL टीम को। जांच के दौरान 2 जिंदा कारतूस मिले हैं। दोनों जिंदा कारतूस ब्लास्ट साइट से FSL टीम को मिले हैं। 2 तरह के विस्फोटक के सैंपल FSL को स्पॉट में मिले हैं। पहला विस्फोटक का सैंपल अमोनियम नाइट्रेट जैसा है और दूसरे विस्फोटक के सैंपल की जांच फिलहाल जारी है। वहीं ब्लास्ट हुई कार अल फलाह यूनिवर्सिटी में खड़ी रही। कार 11 दिन यूनिवर्सिटी में खड़ी रही और कार 29 अक्टूबर से 10 नवंबर तक खड़ी रही। i20 कार 29 अक्टूबर को खरीदी गई थी। वहीं फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक, अल फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक कल हैक हुई थी। वही यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलने पर स्क्रीन पर लिखा मैसेज, देश में रेजिकल यूनिवर्सिटी की जगह नहीं, भारत में रहना है तो शांति से रहना होगा, जिहाद करने वाले भारत छोड़कर पाकिस्तान चले जाएं। अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे डिप्टी न्यूज एडिटर अवनिंद्र जुड़ चुके हैं। अवनिंद्र, देखिए FSL की टीम को स्पोर्ट से 2 जिंदा कारतूस मिले हैं, ओवरऑल जानकारी दें। बिल्कुल, जैसा हम बात कर रहे थे इस मामले की जांच जो है अब NIA भी करेगी और ऐसे में जो धमाके के तुरंत बाद FSL की टीम वहां पहुंची थी, उसने साक्ष्य जुटाए थे, अब उनकी जानकारी सामने आने लगी है। तो उसमें अब तक क्या है कि वहां पे 2 जिंदा कारतूस भी मिले, साथ ही साथ जो एक्सप्लोसिव था उसकी जांच हो रही है। तो ऐसे में एक जो उसका विस्फोटक था उसकी पहचान अमोनियम नाइट्रेट की वजह से हुई है। दूसरे जो है वहाँ पे अन्य भी उसके साथ सैंपल मिले, तो उनकी जांच की जा रही है। अमोनियम नाइट्रेट अपने आप में एक आम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है जो काम में आता है, व्यापक रूप में खेती में भी काम में आता है, परंतु उसको अन्य विस्फोटकों के साथ मिलाकर कई गुना खतरनाक बनाया जा सकता है और उसी का प्रयोग यहाँ पर किया जाना दिख रहा है। वहीं जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, अब जो धमाके में प्रयोग ली गई कार था उसकी भी जानकारी सामने आने लगी है। वो 29 अक्टूबर को ही बिकी थी और उसके बाद से वो जो यूनिवर्सिटी है उसके प्रांगण में खड़ी रही 10 तारीख तक। तो हम देख सकते हैं कि ये जो है कार्रवाई के लिए उनके पास उन्होंने कार ले रखी थी, परंतु अब जो है अभी भी जांच पर स्पष्ट है कि क्या ये हड़बड़ाहट में किया गया कार्य है या इसके पूर्व नियोजित साजिश थी। हालांकि अब जो लग रहा है कि जिस प्रकार से सुबह तो हमने देखा कि सुबह की जब इस आतंकी मॉड्यूल पर कार्रवाई तेज हुई और उसके तुरंत बाद ये कार्रवाई जो है अमल में लाई गई, तो ऐसा लग रहा है कि वह एक दीर्घ समय के लिए योजना बना रहे थे। इसको शायद 26 जनवरी के आसपास उनको अमल में लाना था, परंतु जैसे ही नेटवर्क जो था वो अनफोल्ड होने लगा तो एक आरोपी ने जो है इसको। जी, धन्यवाद अवनिंद्र इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे सहयोगी संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या जानकारी आपके पास? जी, जैसे स्नेह मैं आपको बता दूं जिस तरीके से ये धमाके जो हो रहे हैं, एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं, जो जैसे और दिल्ली के धमाके की बात करें तो दिल्ली धमाके में FS टीम की जांच अभी पूरी तरीके से हुई नहीं है कि उनको जहाँ पर धमाका हुआ वहाँ पर जिंदे 2 कारतूस मिले हैं। दोनों जिंदे कारतूस के बाद FS टीम को जो मिले हैं वो ही बहुत खतरनाक जो दूसरा विस्फोट सामग्री है वो भी मिली है। और उसके बाद फिर वो अभी दूसरे विस्फोट सामग्री का जो जांच है वो
की जा रही है। ब्लास्ट के बाद जो I-20 कार थी अल्फ्ला यूनिवर्सिटी में 10 दिन खड़ी रहती है, 29 अक्टूबर को वो खरीदी जाती है उसके बाद। और जब ब्लास्ट से करीबन 1 दिन पहले ही उसको वहां से जाते हुए देखा जाता है। कहीं ना कहीं इस चीज को देखने से लगता है कि ये पहले ही बड़ी एक साजिश रची रही थी जिसको ब्लास्ट करने से पहले। जी संदीप, इस यूनिवर्सिटी जो है उसकी वेबसाइट को हैक किया गया था और मैसेज किया गया था, इसको लेकर भी बताइए। जी जिस तरीके से मैं बता दूं, जो यूनिवर्सिटी को कल रात को हैक कर लिया गया था, जैसे यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर को खोला गया तो उसमें साफ साफ लिखा गया था कि अगर आपको यहाँ पर रहना है तो कोई भी जिहाद नहीं फैलाना है। अगर आप कोई जिहाद फैलाएगा तो भारत उसको छोड़ना पड़ेगा। जैसे हम तजमुल अहमद मलिक से अभी पूछताछ जारी है और वो तजमुल जो है जम्मू कश्मीर के कुलगांव का रहने वाला है, श्रीनगर के SHM अस्पताल में काम करता है। कहीं ना कहीं जो ये डॉक्टर हैं, तीनों डॉक्टर हैं, तीनों डॉक्टरों को कड़ी कहीं ना कहीं बाहर से जुड़ी हुई है, कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने के चक्कर में था। और कल भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया, अगर इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ मिला तो पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल संदीप, धन्यवाद इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कई राज्यों के लिए नए AICC सचिवों की नियुक्ति करी है। श्रीनिवास बीवी बने गुजरात के नए AICC सचिव। वहीं संजना जाटव को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सचिन सावंत को तेलंगाना और रेहतान नियाज चिश्ती को महाराष्ट्र का प्रभार, वहीं हीना कावरे व सूरज ठाकुर को पंजाब की जिम्मेदारी मिली है। जेटी कुसुम कुमार को उड़ीसा का प्रभार मिला है। वहीं निवेदिता अल्वा को तमिलनाडु का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कुछ मौजूदा सचिवों के कार्यों को पूर्ण विनियोजन की भी मंजूरी दी है। तो ये बड़ी जानकारी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट प्रमोद जुड़ चुके हैं। प्रमोद, देखिए कांग्रेस अध्यक्ष ने कई राज्यों के सचिवों की नियुक्ति करी है। क्या ये महज एक प्रशासनिक फेरबदल है या इसके पीछे कोई और कारण है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC के द्वारा ये बड़ा स्तर पर फेरबदल किया गया और इसके अंदर जो कांग्रेस के अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, इन्होंने कई राज्यों के जो नए सचिव प्रभारियों की नियुक्ति की है। जिस तरह से मैं आपको बता रहा था, श्रीनिवास बीपी जो है वो गुजरात के सचिव बनाए गए हैं। संजना जाटव जो भरतपुर से सांसद है, उन्हें मध्य प्रदेश का जो है जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा सचिन सावंत है, रेहाना रियाज है, हीना कावरे हैं, निवेदिता अल्वा है, जेटी कुसुम कुमार है, उन्हें उड़ीसा की दी गई। तो लगातार इस तरह की जो ये सचिवों की नियुक्ति की गई है, ऐसा लगता है कि जैसे 2028 विधानसभा चुनाव, 2019 केंद्र का जो चुनाव होने वाला है, उसकी पूरी तरह से तैयारी कांग्रेस जुट गई है और ब्लॉक स्तर पर भी नए अध्यक्षों की नियुक्ति लगातार की जा रही है। और इसका पूरा जो सर्वेक्षण है ब्लॉक लेवल इस तरफ से किया जा रहा है, यानी नीचे से जो है ऊपर तक पूरी कांग्रेस के नए नए जो अध्यक्ष हैं, प्रभारियां हैं, उनकी नियुक्ति यहाँ पर की जा रही है ताकि कांग्रेस को और भी ज्यादा मजबूत किया जा सके और आने वाले समय के अंदर जो भी चुनाव होंगे उनके अंदर कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका वो निभा सके। इस तरह से कार्यकर्ताओं से अपील की जा रही है और निचले स्तर से ऊपर स्तर तक पूरी तरह से पारदर्शिता से यहाँ पर प्रभारियों और सचिवों की नियुक्ति की जा रही है। जी, धन्यवाद प्रमोद इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए। गोदियाल बने उत्तराखंड के कांग्रेस अध्यक्ष। प्रीतम सिंह को बनाया गया कैंपेन कमेटी का चेयरमैन। वही हरक सिंह रावत को इलेक्शन मैनेजमेंट की जिम्मेदारी मिली है। तो ये बड़ी अपडेट। गणेश गोदियाल बने हैं उत्तराखंड के नए कांग्रेस अध्यक्ष और इन्हीं के साथ प्रीतम सिंह को बनाया गया है कैंपेन कमेटी का चेयरमैन। और उत्तराखंड को मिला है नया कांग्रेस अध्यक्ष। वहीं प्रीतम सिंह को बनाया गया है कैंपेन कमेटी का चेयरमैन और गणेश गोदियाल बने हैं उत्तराखंड के कांग्रेस अध्यक्ष।
अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे सहयोगी एसपी अरोड़ा जुड़ चुके हैं। एसपी, देखिए, उत्तराखंड को नया कांग्रेस अध्यक्ष मिला है, क्या जानकारी आपके पास? उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी को प्रदेश कमेटी के लिए प्रदेश अध्यक्ष को बदलने को लेकर लगातार लंबे समय से कवायद चल रही थी। 2027 में चूंकि विधानसभा चुनाव है, उस विधानसभा चुनाव को ठीक ढंग से कांग्रेस के पाले में लाने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने जो है गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। वहीं चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष जो है चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इसी के साथ साथ हरक सिंह रावत को चुनावी प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। अब चुनावी प्रबंधन की जिम्मेदारी मिलने के बाद ये तीन की तिगली जो है, अगर कह दिया जाए गणेश, हरक और प्रीतम की त्रिवेणी, इसने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। जो प्रीतम सिंह है, ये जो चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष बने हैं, इनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी इसलिए है कि ये पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ इनकी पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद है। वहीं गणेश गोदियाल जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, ये पूर्व में ही प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव के हारने के बाद इनको इसके पद से हटा दिया गया था। लेकिन गणेश गोदियाल की लगातार पार्टी में सक्रियता और जमीन पर काम करना दोबारा काम आया है और गणेश गोदियाल को पुनः अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं हरक सिंह रावत जो लंबे समय से पार्टी के लिए जमीन पर संघर्ष कर रहे थे, उनको भी एक जिम्मेदारी दी गई है। जी, धन्यवाद एसपी इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब खबर मौसम को लेकर। इंदौर, भोपाल समेत 23 जिलों में आज शीत लहर का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही कई जिलों में अगले 4 दिन तक शीतलहर यानी कोल्ड वेव का अलर्ट है। एमपी की बात करें तो 11 शहरों में 10 डिग्री से नीचे पारा दर्ज किया गया है। वहीं देवास में स्कूलों का टाइम अब बदल दिया गया है। भोपाल और इंदौर में टूटा है 25 साल का रिकॉर्ड। तो भोपाल और इंदौर में 25 साल का रिकॉर्ड टूटा है। इंदौर और भोपाल सहित जो 23 जिले हैं, आज उनमें शीतलहर यानी कोल्ड वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं कई क्षेत्रों के स्कूल हैं, उनकी टाइमिंग पर भी बदलाव किया गया है क्योंकि सर्दी बढ़ रही है और इसको लेकर आज 23 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई जिलों में अगले 4 दिन तक शीतलहर का अलर्ट जारी है और एमपी के 11 शहरों में 10 से नीचे पारा दर्ज किया गया है। इसको लेकर स्कूलों का टाइम जो है बदल दिया गया है। तो मौसम को लेकर ये बड़ी अपडेट अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे सहयोगी पवन जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए 25 साल का रिकॉर्ड टूटा है और अभी तो नवंबर का आधा महीना ही हुआ है, क्या अपडेट मौसम को लेकर? मैडम, फिलहाल तो अभी शीतली लहर चलने में काफी जोर दिखा रही है, जिसमें लोगों को काफी ठंड भी समझ में आ रही है। जी, आज स्कूलों की टाइमिंग भी चेंज की गई है? जी बिल्कुल, प्रशासन द्वारा भी तो इस पर चर्चा की जा रही है और स्कूलों को लेकर अभी जो टाइमिंग है उसमें भी बल देने का वो रखा गया है। जी, धन्यवाद पवन इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो 25 साल का रिकॉर्ड टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। कई हिस्सों में शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही स्कूलों की टाइमिंग पर भी चेंज किया गया है, स्कूल की टाइमिंग चेंज की गई है और अगले 4 दिनों में भी कई शहर जो हैं शीतलहर का, वहां अलर्ट जारी किया गया है। 11 शहरों की बात करें एमपी की तो 10 के नीचे पारा दर्ज किया गया है। तो सीधे तौर पर सर्दी अब ज्यादा बढ़ती जा रही है।
और आज बात करें तो इंदौर और भोपाल समेत 23 जो जिले हैं वहां पर शीतलहर यानी कोल्ड वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है।